आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज के इन आंसुओं में आरोपों का अंबार है। आरोप बेहद संगीन है और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ हैं। आपको याद होगा अविमुक्तेश्वरानंद ने माघ मेले के दौरान बड़े मोर्चेबंदी की, बटुकों के साथ मारपीट पर काफी नाराज हुए। अब उसी शंकराचार्य पर शिविर में यौन शोषण के आरोप लगे हैं। मामला कोर्ट में है। आशुतोष महाराज आरोप लगाने वाले 2 बच्चों को कोर्ट में पेश कर चुके हैं। अब कोर्ट को तय करना है कि शंकराचार्य पर एफआईआर होगी या नहीं। तो हम लोगों ने सारे प्रमाण वहाँ पर रख दिए। कोर्ट ने उन प्रमाणों को माने हमारे मुकदमे को स्वीकार कर लिया। 20 तारीख को शंकराचार्य की मुश्किलें यही खत्म नहीं हो रही, शंकराचार्य होने पर भी सवाल खत्म नहीं हो रहे। तो क्या शंकराचार्य एक बड़ी मुश्किल में फंस गए? आपने देखा होगा शंकराचार्य माघ मेले के वक्त किस तरह के बयान दे रहे थे। अब उनकी परेशानी बढ़ गई। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर प्रयागराज कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अविमुक्तेश्वरानंद पर शिविर में बच्चों के यौन शोषण का आरोप लगा है। आरोप रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने लगाया। उन्होंने 8 फरवरी को प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट में शिकायत की। कोर्ट के नोटिस पर अविमुक्तेश्वरानंद ने 10 फरवरी को जवाब दिया। आज प्रयागराज की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और दोपहर 2 बजे सुनवाई शुरू हुई। आशुतोष महाराज ने खुद की वकालत की। आशुतोष महाराज के साथ 2 नाबालिग लड़के थे, उनके चेहरे ढके थे। आशुतोष महाराज ने कहा 2 शिष्यों ने यौन शोषण की कहानी सुनाई है। आशुतोष महाराज ने कोर्ट से बच्चों के बयान सुनने की अपील की। कोर्ट को रूम खाली कराया गया, कोर्ट रूम। उसके बाद जज ने दोनों बच्चों को बुलाया और उनके बयान सुने। बच्चों ने जज के सामने अपने साथ हुए यौन शोषण की कहानी सुनाई। कोर्ट रूम में बच्चों के बयानों को ऑन कैमरे के सामने रिकॉर्डिंग हुई है। आशुतोष महाराज जब कोर्ट से बाहर आए तो उनकी आंखों में आंसू थे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं योगी, क्या कुछ कह रहे हैं शंकराचार्य और आशुतोष महाराज। शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता। हम यही कहना चाहेंगे कि धर्म के मार्ग में जब कोई चलता है
तो उसके ऊपर अधर्मी तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप आक्षेप लगाते हैं। लेकिन जो धर्म के मार्ग पर है उसको इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारी हत्या हो सकती है, हमारे बच्चे बहुत डरे हुए, कभी फोन पे धमकी, कहीं कहीं। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, बच्चों के साथ कुकर्म होता है, यौन शोषण होता है, लैंगिक अपराध होता है। मुकुंदानंद जो उनका प्रिय शिष्य है उसके साथ करते हैं और वो बच्चों को दिखाते हैं, देखो जब मैं करा रहा हूँ तो यही गुरु सेवा है। सार्वजनिक रूप से ऐसी सीडी भी उपलब्ध कराएंगे जो पूरी की पूरी बच्चों के साथ कुकर्म किया गया है। एक बच्चा नहीं है, 20 से अधिक बच्चे हमारे पास संपर्क में हैं। तो बच्चों ने हमें सारी घटना बताई तो हमें भी बहुत घिनौना अपने अंदर महसूस हुआ कि क्या सनातन धर्म में इस तरह के लोग हैं। अभिमुक्तेश्वर से गलत काम कराया जाता था, बच्चों को दिखाया जाता था कि इस तरह सेवा होती है। जिनके माता पिता भी नहीं होते हैं उनके साथ ऐसा कुकर्म इन लोग करते हैं। तमाम बहुत सारी चीजें हैं, सीसी कैमरे हैं और कॉल डिटेल्स हैं। धमकी लगातार फोन पे दी जा रही है, मुकदमा वापसी के लिए दी जा रही है, बच्चों को उठाने की जा रही है, हथियार हमें दिखा के धमकी दे रहा है। गौ माता की रक्षा की एक दृढ़ आवाज हम उठा रहे हैं। जो इस समय की सरकारें हैं, चाहे वो प्रदेश की हों चाहे देश की हों, वो गौ माता की रक्षा के लिए आगे आना नहीं चाहती हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारे द्वारा उठाए जा रहे स्वर को बंद करने का उनके पास कोई तरीका ही नहीं है। इसीलिए वो इस तरह की नीच हरकत अपने लोगों के माध्यम से करवा रही हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद योगी पर अटैक कर रहे थे और योगी आदित्यनाथ आज कहां थे? योगी आदित्यनाथ पहुंचे आज उत्तर प्रदेश विधानसभा। ये तस्वीर है, योगी ने कल एक ट्वीट किया था जिसमें ब्रह्मोस के साथ योगी की तस्वीर थी। अखिलेश ने आज उस पर पलटवार किया। अखिलेश ने, देख रहे हैं, उस पर लिखा है कि क्या बुलडोजर की जगह ब्रह्मोस भेजेंगे? योगी के बुलडोजर पर विरोधी अटैक करते हैं। देखिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव। यूपी के बजट के योगी ने अपने एक्स हैंडल पर प्रोफाइल फोटो बदल दी और योगी ने जो नई फोटो लगाई उसमें वो ब्रह्मोस के साथ दिखाई दे रहे हैं। यह संदेश दिया कि यूपी डिफेंस निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने वाला है। बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल के लखनऊ में बनने की शुरुआत हो गई है। इसके अलावा दूसरे रक्षा उत्पादनों में भी यूपी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इस बीच ब्रह्मोस के साथ योगी ने तस्वीर डाली, इस पर सियासी तनातनी बढ़ गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी पर तंज किया। उन्होंने लिखा कि योगी और केंद्र के बीच की लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि अब क्या वो इसके लिए बुलडोजर की जगह ब्रह्मोस को भेजेंगे? अखिलेश यादव अक्सर योगी और केंद्र के बीच खटपट पर सवाल उठाते रहे हैं। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था पीएम वाराणसी में मेट्रो शुरू नहीं करवा पा रहे हैं। और इतना ही नहीं, अखिलेश यादव पर योगी आदित्यनाथ ने फिर विधानसभा में अटैक किया। योगी बोल रहे थे, अखिलेश यादव को उनका दौर याद दिलाया और ठीक 27 से पहले इस तरह के वार और बढ़ेंगे। बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। माफियाओं की कब्र में फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं। हाँ, करते हैं, कर रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता सब बोल रहे हैं। संसद में भी देखो ना, सभी नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस के भी और सपा के भी बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे। अब देखिए जरा, योगी ने विधानसभा से अखिलेश पर हमला किया और अखिलेश विधानसभा में नहीं संसद में है तो बाहर से अखिलेश ने जवाब दिया। योगी ने कहा सपा के आचरण की वजह से ही उत्तर प्रदेश की छवि खराब हुई। पहले यूपी को शक की निगाह से देखा जाता था। पहले नीतिगत उदासीनता और विकास विरोधी सोच थी। पहले उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट था। 2017 से के पहले गुंडों की समानांतर सरकार हुआ करती थी। पहले न बेटियां सुरक्षित थी और ना ही कारोबारी सुरक्षित थे। पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का कार्यक्रम चला करता था। पहले बीमारू राज्य था, उपद्रव प्रदेश था, अब उत्सव प्रदेश है। सपा और कांग्रेस बाबर की कब्र पर सजदे का समर्थन करते हैं। वो माफियाओं की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए जाते हैं। वंदे मातरम का अपमान और विरोध कोई नहीं कर सकता और जो विरोध करता है उसका कान पकड़कर बाहर करना चाहिए। वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर विरोध सुनाई दे। हिंदुस्तान की धरती पर
उसको रहने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। अखिलेश ने कहा भारतीय जनता पार्टी ने कानपुर को अब बदनामपुर बना दिया है। शहर का नाम आज सुर्खियों में कार पलटने की वजह से है। पुलिस वकील गुटबाजी की वजह से भी कानपुर सुर्खियों में है। गंगा में भ्रष्टाचार के काले नाले गिर रहे हैं जहां सेल्फी ली गई थी। कानपुर का नाम जामपुर सिटी कर देना चाहिए। प्रशासन को मोतियाबंद बिंद हो गया है, जाम अब दिखाई नहीं देता। कानपुर में हथेली गर्म होती है तो पुलिस नरम हो जाती है। बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर में कोई सुतली बम भी बना रहा हो तो बताएं। आइए सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ को और अखिलेश यादव को। 17 के पहले क्या था? सत्ता के संरक्षण में पल्ले गुंडे और माफिया, ये समानांतर सरकार चला रहे थे। कानून चंद हाथों की जागीर बन चुकी थी। कर्फ्यू और दंगा आम बात हो गई थी। पर्व और त्योहार आस्था के नहीं, आशंका के पर्याय बन गए थे। पुलिस का मनोबल टूटा हुआ था। न बेटी सुरक्षित थी और न व्यापारी ही सुरक्षित था। प्रदेश की छवि अराजकता और अस्थिरता का पर्याय थी। और आज उपद्रव नहीं, अब उत्सव प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उत्सव प्रदेश। भाजपा ने कानपुर को बदनामपुर बना दिया और एक घटना नहीं है जिसकी वजह से मैं ये बात कह रहा हूं आपसे। आज कानपुर का नाम सुर्खियों में किस लिए लिया जाता है? कार पलटने के मामले में, पुलिस वकील की कुख्यात गुटबाजी के लिए, इनकाउंटर की स्क्रिप्ट लिखवाने के लिए, पुलिस पर गलत एफआईआर दर्ज करने के मामले में। अखिलेश कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ विधानसभा में एक शख्स और था, मुख्तार के सुपुत्र मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी विधानसभा में थे और कह रहे थे मुझे बोलने दीजिए, पता नहीं कब अंदर हो जाऊं। आप लिख के दे दीजिए, याद आएगा। मुझे सर 4 साल में पहली बार बोलने का मौका मिला है। नहीं आप मजबूरी को समझिए। और मेरा तो ये भी नहीं ठिकाना है कि कब तक बोलने का मौका मिलेगा, आप जानते हैं। और मेरा तो ये भी नहीं ठिकाना है कि कब तक बोलने का मौका मिलेगा, आप जानते हैं। नहीं आप बोलेंगे, समय देखें। मात्र 30 सेकंड दूंगा सर। आप लिख के दे दीजिए, याद आएगा। मुझे सर 4 साल में पहली बार बोलने का मौका मिला है। नहीं आप मजबूरी को समझिए। और मेरा तो ये भी नहीं ठिकाना है कि कब तक बोलने का मौका मिलेगा, आप जानते हैं। और मेरा तो ये भी नहीं ठिकाना है कि कब तक बोलने का मौका मिलेगा। तो इधर अब्बास अंसारी को आप सुन रहे थे, दूसरी तरफ मुख्तार के करीबी को किसी ने आकर ठोक दिया। ये बाराबंकी की तस्वीर आप देख रहे हैं। गाड़ियों पर बुलेट के निशान है, गोलियों के निशान है शीशे पर। जिसको ठोका है किसी ने, उसका नाम शुएब बताया जाता है। बताया जाता है कि आपसी रंजिश में मुठभेड़ हुई है। और उसके बाद शुएब की बॉडी दरअसल इसी गाड़ी में थी, यही गाड़ी चला रहे थे। उसके बाद पुलिस पहुंची है, पुलिस ने शुएब को बाहर निकाला है गाड़ी से। शुएब को 1-2 नहीं 15 गोलियां लगी थी, 15 गोली। उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने उस पूरे हिस्से को सील किया है और सबूत इकट्ठा किए। वहां बहुत सी बुलेट थी, गोलियों के खोखे थे, वो सारी चीजें पुलिस ने सबूत के तौर पर इकट्ठा की हैं। और फिर मुख्तार के करीबी की जो बॉडी थी उसे एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। अब उसका पोस्टमार्टम होगा। अब आपको बताऊं आखिर शुएब की हत्या हुई कैसे। बाराबंकी में मुख्तार अंसारी के शूटर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। माफिया मुख्तार अंसारी के शूटर का नाम शुएब किदवई उर्फ बॉबी था। बॉबी को लखनऊ अयोध्या हाईवे के पास करीब 15 गोलियां मारी गई। शूटर बॉबी नीले रंग की बलेनो गाड़ी में था और लखनऊ जा रहा था। हमलावरों ने शूटर बॉबी की कार को घेरा और घेर कर चारों तरफ से गोलियां चलानी शुरू की। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर अयोध्या की ओर फरार हो गए। शुएब बॉबी का नाम चर्चित जेलर आर.के. तिवारी हत्याकांड में आया था। जेलर की हत्या 1999 में की गई थी। तब वो डीएम आवास से लौट रहे थे। राजभवन के पास पहुंचते ही बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी समेत दर्जन भर से ज्यादा लोग नामजद थे। शुएब बॉबी पर हत्या, रंगदारी और गैंगवॉर से जुड़े कई मुकदमे दर्ज थे। फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि बॉबी पर गोलियां किसने चलाई है, लेकिन मुख्तार की मौत के बाद गैंग में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है अंदर खाने।
सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं और बाराबंकी के एसपी क्या कह रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में सेफ सिटी के लक्ष्य को 17 नगर निगम समेत गौतम बुद्ध नगर जनपद में हम लोगों ने लागू कर दिया है। हर जिला मुख्यालय में भी सीसीटीवी कैमरे की कवरेज, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से उसकी मॉनिटरिंग, ये सभी चीजें आज यूपी के अंदर, और उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन भी उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये कुछ जो गोलियां हैं वो बॉडी पे है, कुछ बाहर मिले हैं, करीब अभी 6-7 राउंड हम लोगों को मिले हैं। तो वो सारे फॉरेंसिक टीम ने अभी मुआयना किया है, उसके बाद जो उसकी रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद हम पूरा। और अभी तक की जो जानकारी हुई है, ये जो व्यक्ति है ये अभी हमारे थाना कोतवाली का एचएसबी है और पहले मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़ा रहा है। इस पे जो है 5 मुकदमे अभी तक हमारे रिकॉर्ड में पाए गए हैं, बाकी की भी जानकारी की जा रही है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको लिए चलता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए ऑफिस। कैसा है पीएम मोदी का नया ऑफिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने नए ऑफिस का उद्घाटन किया। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जब उनका काफिला पहुंचा सेवा तीर्थ। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई बिल्डिंग, नए ऑफिस का उद्घाटन किया। यह सेवा तीर्थ की नई बिल्डिंग आप देख रहे हैं। अब पीएम मोदी और सरकार का काम इसी इमारत से चलेगा। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दाखिल हुए अपने ऑफिस के कॉरिडोर में, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। बड़ी चीज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नए ऑफिस में पहली साइन की हुई फाइल जो है वो कौन सी है, ये मैं आपको बताऊंगा। ये तस्वीरें देख रहे हैं, नए ऑफिस में प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं और आज से ही काम शुरू कर दिया। पहली फाइल जो साइन की है वो भी देश के लोगों से जुड़ी, नागरिक और युवाओं से जुड़ी है। तो प्रधानमंत्री ऑफिस का नया पता अब सेवा तीर्थ हो गया है। सेवा तीर्थ से पीएम मोदी ने आज पहली फाइल पर दस्तखत किए। इसमें महिलाओं, युवाओं और कमजोर नागरिकों के लिए कई फैसले लिए गए। दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख तक कैशलेस इलाज का ऐलान है। पीएम राहत स्कीम के तहत इलाज की व्यवस्था की जाएगी। लखपति दीदियों का लक्ष्य बढ़ाकर 6 करोड़ तक पहुंचाना कर दिया गया है। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को 2 लाख करोड़ बढ़ा दिया गया है। स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स को 2.0 के लिए 10,000 करोड़ का फंड दिया गया है। अब आपको बताऊं, इससे पहले पीएम ने सेवा तीर्थ की पट्टिका का अनावरण किया और दीवार पर देवनागरी लिपि में सेवा तीर्थ लिखा गया। अगर आप देखिए वहां बिल्डिंग पे, और उसके नीचे लिखा हुआ है नागरिक देवो भव का मंत्र भी लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि नागरिक भगवान के समान है। सेवा तीर्थ में पीएमओ के साथ दोनों सचिवालय भी होंगे। ये तीनों अलग अलग स्थानों पर हुआ करते थे। पीएम का नया ऑफिस सेवा तीर्थ दारा शिकोह रोड पर है। यह लगभग 2,26,000 वर्ग फुट क्षेत्र में बना है और इसके निर्माण पर 1,189 करोड़ का खर्च आया है। पूरा कैंपस हाईटेक, डिजिटल और इंटीग्रेटेड है। अब सभी मंत्रालय के एक छत के नीचे सभी मंत्रालय आ जाएंगे। सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर क्या कहा। दिल्ली की इमारतों, सार्वजनिक स्थानों, ऐतिहासिक स्थलों पर गुलामी के चिन्ह ही भरे पड़े हैं। लेकिन साथियों, कहते हैं ना, समय का चक्र कभी भी एक जैसा नहीं रहता। 2014 में देश ने तय किया कि गुलामी की मानसिकता अब और नहीं चलेगी। तो प्रधानमंत्री ने अंग्रेजों के, मुगलों के दिए बहुत से नाम बदल डाले, गुलामी की मानसिकता से देश को बाहर निकाला। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यही होता था पहले पीएम मोदी का ऑफिस। इसे नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के नाम से जाना जाता था।
यहां से जो सीधा रास्ता जा रहा है वो राष्ट्रपति भवन की तरफ जाता था और दूसरा छोर इंडिया गेट की तरफ जाता था। साउथ ब्लॉक में पीएम मोदी का ऑफिस था, वो ऑफिस अब शिफ्ट हो गया है सेवा तीर्थ में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उस ऑफिस में आखिरी कैबिनेट बैठक भी ली है, मंत्रियों से मिले पीएम मोदी। अब देखिए जरा आखिर इस ऑफिस को बदलना क्यों पड़ा। अब तक केंद्र सरकार के दफ्तर नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक से चलते थे, दोनों तरफ नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक आप देख रहे हैं। और ये जो पीछे रास्ता जा रहा है, ये रास्ता रायसीना हिल्स पर 1931 में ये दोनों बिल्डिंगें बनाई गई थी। अंग्रेजों ने अपने हिसाब से नॉर्थ और साउथ ब्लॉक बनवा दिया था। ब्रिटिश वास्तुकार हर्बर्ट बेकर ने इसे डिजाइन किया था और सालों बाद ये इमारतें पुरानी और जर्जर हो गई। यहां सभी विभाग अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। इससे मंत्रालय के बीच तालमेल में दिक्कत हो रही थी, फाइल के मूवमेंट और फैसलों में इस वजह से देरी हो जाती थी। पुराने भवन के मेंटेनेंस पर भी भारी भरकम खर्च हो रहा था। कर्मचारियों के लिए यहां सीमित सुविधा थी। सेवा तीर्थ इन सारी समस्याओं का समाधान है और भविष्य के साथ बेहतर टेक्नोलॉजी का पूरा ध्यान रखा गया है। सेवा तीर्थ उपनिवेशक प्रतीकों से दूर करता है, साथ ही यह भारतीयता पर भी जोर देता है। 2014 के बाद मोदी सरकार ने कई ऐतिहासिक नाम बदले। यह सिर्फ एक नाम में बदलाव भर नहीं है, सेवा, कर्तव्य, पारदर्शिता और नागरिक सर्वोपरि का मंत्र भी है। सुनिए जरा, हमारे सहयोगी रवीश रंजन ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, वो आपको दिखाने जा रहे हैं नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक कहां था और अब पीएम मोदी का नया ऑफिस कहां है। देखिए कि ये जो आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, ये नॉर्थ ब्लॉक है, ये साउथ ब्लॉक है और साउथ ब्लॉक में ही जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय है। जो नॉर्थ ब्लॉक है वहां पर वित्त मंत्रालय है। लेकिन अब ये दोनों जो अंग्रेजों के जमाने के आप कह सकते हैं कि जो कार्यालय थे, इनको अब बदल कर और उसके बाद में नए कार्यालय जो है ये बनाया गया है, यानी प्रधानमंत्री सेवा तीर्थ इसका नाम दिया गया है। ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जो है वो प्रधानमंत्री बैठेंगे। प्रधानमंत्री के साथ में जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है उसका यहाँ पर कार्यालय होगा। इसके अलावा जो कानून मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, ये सब सेवा तीर्थ 1, 2 और 3 यानी जो 3 कार्यालय हैं, इसमें अहम जो कैबिनेट मंत्रालय हैं वो उसके ऑफिस यहाँ पर होंगे। नाम रखने से कुछ नहीं होता, काम करके दिखाइए। इसको मकर द्वार रखे, मैं कई बार कहते अकल द्वार बना दे ताकि कहीं तो लाइट ऑन हो जाए और काम चले। सेवा तीर्थ शब्द से ही उसका उद्देश्य परिलक्षित होता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा के लिए है और तीर्थ इसलिए है कि यहाँ से तमाम लोक कल्याणकारी योजनाएं देश भर के लिए और देश की सेवा करने का ये स्थान है। सेवा तीर्थ में जाने के बाद नरेंद्र मोदी साहब बहुत अच्छे निर्णय लेंगे और देश और भी ऊंचाई तक पहुंचेगा और देश की इकोनॉमी 4 नंबर पर जो है वो नंबर 3 पर आएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि हम नंबर 1 पर भी जा सकते हैं। मोदी जी ने जो कांग्रेस के 55 साल से 5 गुना ज्यादा से कम समय मिला, 5 गुना कम समय मिला मोदी जी को काम करने का, मात्र 11 वर्ष मिले। 11 वर्षों में देश की तस्वीर बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब आइए आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया ऑफिस तो शिफ्ट हो गया, लेकिन आज संसद का भी आखिरी दिन था। अब दूसरे चरण में सत्र शुरू होगा। आखिरी दिन भी आज हंगामा हुआ और सदन में विरोधी हरदीप पुरी का इस्तीफा मांग रहे थे। माननीय सदस्यगण, आप सभी अपनी अपनी सीट पर पहुंचे। सभी माननीय सदस्य प्रश्नकाल करना चाहते हैं, अपने उत्तर की प्रतीक्षा में हैं। प्लीज आप सब लोग अपनी अपनी सीट पर पहुंचिए। सभा की कार्रवाई 12 बजे तक कार्रवाई स्थगित हुई। उसके बाद सांसद सदन के बाहर आकर प्रदर्शन करने लगे। Shame.
इधर सत्र का पहला चरण खत्म हो गया है तो राहुल गांधी आज किसान नेताओं से मिले। भारत और अमेरिका के बीच जो डील हुई है, राहुल गांधी उसमें सवाल उठा रहे हैं कि किसानों के हक के लिए नहीं है। इसलिए राहुल गांधी आज किसान नेताओं से मिले हैं और राहुल गांधी बड़े आंदोलन की तैयारी में है, जो किसानों का आंदोलन हो और सरकार विरोधी हो। देखिए जरा क्या है तैयारी। भारत अमेरिका डील पर तनातनी के बीच किसानों से मिले राहुल। संसद में प्रमुख किसान संगठनों के साथ राहुल ने मुलाकात की। ट्रेड डील के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन को लेकर चर्चा हुई। बैठक में किसान नेताओं ने ट्रेड डील को लेकर नाराजगी जताई। मक्का, कपास, फल, मेवे के किसानों को लेकर चिंता जताई गई। बजट सत्र के दौरान राहुल ने इस डील पर सरकार को घेरा था। केंद्र सरकार पर अमेरिका के सामने सरेंडर करने का आरोप लगाया था। राहुल ने इसके बाद एक वीडियो भी शेयर किया और इसमें भी किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की बात कही थी। राहुल ने बैठक में कहा, किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। बैठक में 17 किसान संगठनों से जुड़े नेता मौजूद थे। सुनिए जरा राहुल गांधी क्या कह रहे हैं और किसान नेता क्या कह रहे हैं। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे सब कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं। ये अन्याय हम नहीं होने। तो कहा है कि आप पूरे इंडिया लेवल पे आपके अलायंस हैं, आपकी जथेबंदियां हैं, वो भी विधानसभा के अंदर तो किसान जथेबंदियां नहीं हैं, संसद के अंदर तो किसान जथेबंदियां। संसद और विधानसभा में सड़क पर प्रदर्शन करने को लेकर सड़क पर हम तो कर ही रहे हैं, उनको भी कभी आप भी सड़क पर आए हैं। ठीक है, ऐसे तो सत्ता हासिल नहीं होती, आपको भी लड़ना चाहिए ना। एक आखिरी में लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, तमाम मंत्री कह रहे हैं कि इस डील में अन्नदाता का जो हित है वो सुरक्षित है, चिंता की कोई बात नहीं है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, यदि अन्नदाता का हित सुरक्षित होता तो हमें यहाँ तक आना न पड़ता, न सड़क पर लड़ना पड़ता। दिक्कत यही है कि इंडो यूएस डील से यही है कि हमारा जो मार्जिनल फार्मर है वो बिल्कुल मर जाएगा, क्योंकि। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश। बांग्लादेश में नई सरकार सत्ता में आ रही। रहमान को कमान, भारत खुश और पाकिस्तान परेशान। तस्वीर आपको दिखाऊं कि बांग्लादेश में जो हालात थे, बांग्लादेश में कट्टरपंथी सड़कों पर थे लाठी डंडे लेकर, और लग रहा था कि बांग्लादेश के हालात पाकिस्तान से बदतर होंगे। लेकिन उस बांग्लादेश में चुनाव हुए, नई सरकार बनने जा रही है और नए पीएम कौन होंगे तस्वीर में आपको दिखाऊं अगली, कि बांग्लादेश के नए पीएम होंगे तारिक रहमान। तारिक रहमान खालिदा जिया के बेटे। जो यहाँ पे अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, बांग्लादेश की तस्वीरों को आने के बाद तारिक रहमान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन किया। बांग्लादेश की जनता ने कट्टरपंथियों को खदेड़ डाला है, नफरत का जहर फैलाने वालों को सत्ता के गलियारों में घुसने नहीं दिया। अब हिंदुस्तान के पड़ोसी बांग्लादेश की कमान संभालने वाले हैं तारिक रहमान, जिनकी बम्पर जीत पर पीएम मोदी ने बधाई संदेश दिया। कट्टर गैंग को धूल चढ़ाने वाले रहमान को मोदी ने फोन घुमाकर कह दिया, मिलकर विकास का काम करना है। इससे इतना तो तय है कि भारत और बांग्लादेश की दोस्ती फिर मजबूत होगी और बांग्लादेश के 1.25 करोड़ हिंदुओं की सुरक्षा भी पक्की हो जाएगी। और आइए अब आपको बताऊं बांग्लादेश के नए पीएम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच क्या बातचीत। ये तारिक रहमान, पीएम मोदी ने बांग्ला में पोस्ट कर पहले तारिक रहमान को बधाई दी। लिखा, बीएनपी को जिताने के लिए तारिक रहमान को दिल से बधाई। यह नतीजा आपके नेतृत्व में बांग्लादेशियों के विश्वास को दर्शाता है। लोकतांत्रिक और आगे बढ़ते बांग्लादेश के साथ भारत हमेशा खड़ा रहेगा। मोदी ने कहा, मैं अपने बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने और साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने को तैयार हूं। सोशल मीडिया पर बधाई के बाद मोदी की रहमान से फोन पर बात हुई। पीएम मोदी ने कहा, तारिक रहमान से बात करके मुझे खुशी हुई। जनता की उम्मीदों को पूरी करने की उनकी कोशिशों को समर्थन दिया। मैंने दोनों देशों की जनता की शांति, प्रगति और समृद्धि की बात की है। पीएम मोदी के बधाई संदेश से रहमान और उनकी पार्टी गदगद है। बीएनपी चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष ने मोदी को धन्यवाद दिया। नजरुल इस्लाम ने कहा, पीएम मोदी ने जनता के फैसले को मान्यता दी है। तारिक रहमान को बधाई देने पर मैं पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं। अब बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान का पीएम बनना तय है। वो कल बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। इससे पहले
रहमान के पिता राष्ट्रपति और मां खालिदा जिया पीएम रह चुकी हैं। 1965 में जन्मे तारिक जियाउर रहमान और खालिदा जिया के बेटे हैं। अब करीब 17 साल के निर्वासन के बाद रहमान को कमान मिल सकती है, क्योंकि रहमान लंदन में रहकर भी अपनी पार्टी बीएनपी का पूरा काम देखते थे। 2018 से वो कार्यवाहक अध्यक्ष थे। मां खालिदा के निधन के बाद वो अध्यक्ष बने। 9 जनवरी को अध्यक्ष बनने के 36 दिन बाद ही अब पीएम बनने वाले। लेकिन रहमान पर पहले 80 से ज्यादा केस थे। उन्हें उम्र कैद तक की सजा हुई थी। 20 साल के लंबे संघर्ष के बाद वो फिर बीएनपी को सत्ता में लाए। अब देखिए, रहमान को भी उम्र कैद की सजा हुई थी, यहां शेख हसीना को भी सजा हो गई है। यानी राजनीतिक विरोध में, प्रतिशोध में भी बांग्लादेश में ऐसी सजाएं होती हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं वहां नजरुल इस्लाम, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोन करने पर बयान दे रहे हैं। रिलेशनशिप बिटवीन टू नेबरिंग कंट्रीज। हम अपनी पार्टी की ओर से उनका धन्यवाद करते हैं। हमें विश्वास है कि हमारे नेता तारिक रहमान के नेतृत्व में दोनों देशों और दोनों देशों की जनता के बीच संबंध और मजबूत होंगे। लोकतांत्रिक देश की जनता के फैसले को पीएम मोदी ने भी मान्यता दी है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देते हैं। अब देखिए दूसरी तरफ क्या हुआ। दूसरी तरफ कट्टरपंथियों का खेल खत्म हो गया। बांग्लादेश में आपने देखा होगा, कट्टरपंथी नारे लगा रहे थे, आगजनी कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे। बांग्लादेश के लोगों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। बांग्लादेश के लोगों ने कट्टरपंथियों को नकार दिया। सोचिए, जिस पार्टी ने शेख हसीना को सत्ता से हटाया, हिंदुओं को टारगेट किया, वो पार्टी सत्ता से बहुत दूर रही। सबसे पहले देखिए नतीजे क्या हैं। कुल 299 सीटों पर वोटिंग हुई, चुनाव हुआ, और जब नतीजे आए तो तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी को 212 सीटें मिली 299 में से, और जमाते इस्लामी को सिर्फ 77 सीटें मिली। कट्टरपंथी धड़े मिलकर लड़ रहे थे, तब सिर्फ 77 सीट तक पहुंच पाए। बीएनपी गठबंधन को बांग्लादेश चुनाव में धमाकेदार जीत हासिल हुई है। तारिक रहमान की पार्टी ने 2/3 सीटों पर कब्जा किया है। बहुमत के लिए 150 सीट चाहिए थी, लेकिन वो 210 सीट से ज्यादा सीटें जीते। बांग्लादेश में करीब 20 साल बाद बीएनपी की सरकार बनने जा रही, और इस बंपर जीत का श्रेय पार्टी अध्यक्ष तारिक रहमान को दिया जा रहा है। उन्होंने लंदन से लौटकर चंद महीनों में ही जीतकर बाजी पलट दी। उनका हीरो की तरह वेलकम हुआ, और नतीजों में भी वही दिखा है। बांग्लादेश में 35 साल बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री बनेगा। इससे पहले शेख हसीना और खालिदा जिया ही लगातार पीएम रही हैं। अब देखिए जमात का हाल क्या हुआ। शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने वाले चुनाव नतीजे में जीत नहीं पाए। चुनाव में कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी बुरी तरह से हार गई। जमात के 11 दलों वाले गठबंधन को सिर्फ 70 सीटें मिली, जिनमें शेख हसीना की सरकार गिराने वाले स्टूडेंट्स की पार्टी भी थी। नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी को भी बांग्लादेशियों ने नकार दिया है। हिंसक आंदोलन में शामिल छात्रों की इस पार्टी को करीब 6 सीटें मिली हैं, और हसीना के तख्ता पलट में शामिल नाहिद इस्लाम हारते हारते बचे अपनी सीट। ढाका 15 सीट पर नाहिद महज 2039 वोटों से चुनाव जीत पाए हैं। यह बता दिया है कि कट्टरपंथ कहीं स्वीकार नहीं है। पाकिस्तान में आपको याद होगा, हाफिज सईद की पार्टी चुनाव लड़ी थी, बुरी तरह हार गई थी। वही हाल बांग्लादेश में हुआ। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। हम उसका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है मिस्टर रहमान जो है भारत के साथ मिलके एक सहयोग के वातावरण में दोनों मिलके इस क्षेत्र में जो है प्रगति के रास्ते पर बढ़ेंगे। टारगेटेड अटैक्स देखे, वो सारी चीज समाप्त होंगी इस इलेक्शन के बाद, ये उम्मीद है। रहमान जी फिर से पुनर्स्थापित करेंगे प्रजातंत्र को, और जो बांग्लादेश की रफ्तार थी इकोनॉमिक ग्रोथ की, उस पर ध्यान देंगे, ना कि जो रेडिकलाइजेशन हो रहा था, जहां पे पाकिस्तान का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था, उससे प्रभावित होकर देश को और आग में नहीं झोंकेंगे, यही अपेक्षा है। बांग्लादेश में निर्वाचित सरकार बने, और साथ साथ बांग्लादेश के साथ हिंदुस्तान की रिश्ता और मजबूत हो और ताकतवर हो, और पड़ोसी देश के साथ हमारे संपर्क बेहतर रखना चाहिए, सौहार्दपूर्ण रखना चाहिए। हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश में बहुत जल्दी शांति आएगा, विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा, और भारत के साथ संबंध सुधार करके अच्छा पड़ोसी के रूप में रहेगा। वहां का हिंदुओं को सुरक्षा मिलेगा, यही उम्मीद है।
हिंसा तो हुआ है, कम से कम यही अंतिम हिंसा होना चाहिए, आगे जाके कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। मुझे चिंता वहाँ के हिंदुओं की है, अल्पसंख्यकों की है, सिखों की है, बौद्धों की, कि उनको सुरक्षा मिले, इसकी कामना करूंगा। इससे ज्यादा भी मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अब सोचिए जरा, वहां के हिंदू भी खुश हैं क्योंकि वहां के हिंदुओं ने जो हिंसा झेली है, उस हिंसा के बाद खबर यह है कि जो नए पीएम बनने जा रहे हैं, जो नई सरकार बनने जा रही है, बांग्लादेश के हिंदुओं ने उसी सरकार को वोट किया है। देखिए जरा बांग्लादेश में कितने हिंदू हैं और कैसे वोट किया गया। दरअसल 2022 की जनगणना के मुताबिक बांग्लादेश में 1,31,00,000 हिंदू आबादी है और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यानी हिंदुओं की जनसंख्या बांग्लादेश की आबादी का करीब 8% है। मुस्लिम बहुसंख्यक देश में हिंदू दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है। भारत और नेपाल के बाद बांग्लादेश में सबसे ज्यादा हिंदू आबादी है और ऐसे में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को हिंदुओं का भारी वोट मिला है। शेख हसीना का वोटर खालिदा की पार्टी बीएनपी में शिफ्ट हो गया, जिससे बीएनपी को इस बार बंपर जीत हासिल करने में मदद मिली है। गोपालगंज, खुलना, सिलहट, चटगांव, ठाकुरगंज में जीत मिली है। ये तमाम जगह बांग्लादेश के हिंदू बाहुल इलाकों में आती हैं। शेख हसीना के गढ़ गोपालगंज की तीनों सीटों पर बीएनपी जीती है। गोपालगंज वही जिला है जहां शेख हसीना के पिता का घर है। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीब का पैतृक गांव यहीं पर है और इसी वजह से यह इलाका अवामी लीग का गढ़ माना जाता है। लेकिन शेख हसीना की पार्टी इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाई है। अवामी लीग पर बांग्लादेशी चुनाव आयोग ने बैन लगा दिया था। ऐसे में गोपालगंज की जनता ने बीएनपी को विकल्प के तौर पर चुना। कुछ ऐसा ही बांग्लादेश के बाकी हिंदू बाहुल इलाकों में भी हुआ है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बीएचपी नेता विनोद बंसल और बांग्लादेश के लोग। मात्र 2 महीने के अंदर 2 दर्जन हिंदू मारे जा चुके। खैर अभी नई सरकार बनी है और हमें आशा है कि जो नई सरकार है, एक युवा चेहरा भी सामने आया और जो मेरा पड़ोसी जिस लोकतांत्रिक राह से कहीं भटक गया था, मुझे आशा करनी चाहिए, हमें सबको आशा करनी चाहिए कि अब उस मानसिकता से बाहर निकलेगा। हम बेहद खुश हैं। हम काम करना चाहते हैं, खाना चाहते हैं। उनके लिए दुआ करते हैं कि वे देश को समृद्धि की ओर ले जाएं। हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं। हम काम करके खाना चाहते हैं। इस तरह की हमें कोई परेशानी या कष्ट ना झेलना पड़े, भ्रष्टाचार ना फैले, देश सुचारू रूप से चले, दुर्नीति ना हो। ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि आप जानते हैं कि बांग्लादेश में पिछले 17 सालों से कोई जन सरकार नहीं रही है। इसलिए बांग्लादेश के लिए बहुत अच्छा अवसर और सौभाग्य की बात है। मुझे आशा है कि ये सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी, कुछ बेहतर करेगी। समथिंग बेटर फॉर अस एंड लॉ एंड ऑर्डर। सब कुछ शांत रहेगा। मेरा मतलब है कि जब लोग बाहर निकलेंगे तो उन्हें सड़कों पर ज्यादा खतरों का सामना नहीं करना पड़ेगा और देश में कानून व्यवस्था बहाल हो जाएगी और लोगों की बुनियादी मानव अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे। नई सरकार से मेरी यही उम्मीद है। So that's what I expect from the new. I strongly believe that मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे लोकतंत्र की जीत है। our democracy. आइए अब आपको दिखाऊं कि एक और बड़ी चीज। अब सवाल यह है कि भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश में नई सरकार बनने के बाद रिश्तों का क्या होने जा रहा है। देखिए जरा, भारत के साथ रिश्ते क्या बदलेंगे बांग्लादेश के जो हालात है। तारिक रहमान सत्ता में आए तो भारत के लिए फायदा होगा क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो रिश्ते सुधारने में बेहतर होंगे। बांग्लादेश में भारत की पूर्व उच्चायुक्त रही वीना सीकरी ने कहा है कि रहमान भारत के साथ संबंधों को फिर से संतुलित कर सकते हैं। भारत के साथ पहले के समझौते जारी रखने पर सहमति बन सकती है क्योंकि हसीना के तख्ता पलट और भारत आने से तनाव था, जिससे बांग्लादेशी कट्टरपंथी और हसीना विरोध भड़के हुए थे। विरोधी कई पार्टियां और नेता शेख हसीना को सौंपने की बात कर रहे थे, लेकिन तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ा। 10 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या से भारत में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। भारत सरकार और जनता ने हिंदुओं से अत्याचार का विरोध किया है, लेकिन जनवरी में खालिदा जिया के निधन के बाद तस्वीर बदली। पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी और रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने लगी क्योंकि पीएम मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को, आपको याद होगा, शोक पत्र के साथ ढाका भेजा था। अब उन्हीं खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान सत्ता संभालने वाले हैं। वो हिंदुओं की सुरक्षा और संतुलित विदेश नीति अपनाने पर जोर देते हैं।
यानी अब बांग्लादेश भारत विरोधी और पाक चीन का करीबी नहीं होगा। इस चुनाव परिणाम का एक अहम पहलू जमाते इस्लामी की हार भी है। पाक परस्त जमात की हार शहबाज मुनीर के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जमात के जरिए पाक ने बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल बनाया था, मगर प्रगतिशील सोच वाले बांग्लादेशियों ने पाक परस्त एजेंडा फेल कर दिया है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं एक्सपर्ट्स। BNP तारिक रहमान has made बांग्लादेश की जनता ने एक ऐसी पार्टी को वोट दिया है जो राजनीतिक हितों का प्रतिनिधित्व करती है। ये एक मुक्ति समर्थक पार्टी है। इसका मतलब है कि ये 1971 की भावना में विश्वास रखती है, जबकि जमात इस्लामी इसके विपरीत थी, जिसने 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संघर्ष का विरोध किया था। BNP के प्रमुख तारिक रहमान ने भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने, अपने देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बांग्लादेश के सबसे निकट और सबसे बड़े पड़ोसी देश के साथ सहयोग को दोनों पक्षों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी बताते हुए कुछ सकारात्मक बयान दिए हैं। यह सब अच्छी खबर है। largely secular forces of Bangladesh. BNP's win will change the Bangladesh politics culture. BNP की जीत बांग्लादेश के राजनीतिक माहौल को बदल देगी, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों से व्यवस्थित चुनाव नहीं हुए थे, मगर इस बार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुए हैं। जनता ने बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया है। BNP को भी ये समझ आ गया है कि उनके लिए ये सकारात्मक और उनकी जीत बांग्लादेश की राजनीतिक संस्कृति में बदलाव लाएगी। People participation was very high. अब सवाल यह है, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो गया, लेकिन पाकिस्तान में जो सत्ताधारी रहे वो जेल में है, और जेल में इस हालत में है कि देखने की स्थिति में नहीं। बात इमरान खान की कर रहे हैं। इमरान खान से जुड़ी जो खबर आ रही है वो अफसोसनाक भी है कि इमरान खान को दिखाई देना बंद हो गया है, दावा यह किया जा रहा है। विरोधी कह रहे हैं क्या मुनीर ने इमरान खान को अंधा कर दिया है। इमरान खान जेल में, इमरान खान की एक आंख की 85% रोशनी खत्म हो गई। यह खुलासा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई जांच में हुआ है। मेडिकल बोर्ड ने इमरान खान की आंखों की जांच कर रिपोर्ट दी, और जिसके मुताबिक इमरान की दाईं आंख की रोशनी चली गई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त वकील ने अपनी रिपोर्ट में कहा, इमरान कई महीनों से आंखों में धुंधलेपन की शिकायत कर रहे थे। सलमान सफदर ने दावा किया कि जेल प्रशासन से उन्होंने कहा था कि अक्टूबर 2025 तक इमरान खान की नजर सामान्य थी, लेकिन बाद में उनकी दाईं आंख की रोशनी अचानक चली गई। डॉक्टरों ने पाया कि उनकी आंख में खून का थक्का जम गया था, जिससे गंभीर नुकसान हुआ और एक आंख में 15% ही रोशनी बची है। इमरान का कहना है उन्हें निजी डॉक्टर से इलाज नहीं कराने दिया गया। पीटीआई के वकील ने इमरान खान से मिलकर यह आरोप लगाए। भाई को अंधा होने की खबर मिलते ही इमरान की बहन रोने लगी। उधर इमरान खान के बेटे हैं कासिम। कासिम ने शाहबाज और मुनीर को घेरा है। कासिम खान ने पोस्ट कर कहा है कि इलाज में लापरवाही बरती गई है। मेरे पिता को 922 दिन से जेल की बैरक में अकेले रखा गया है। इस क्रूरता की जिम्मेदारी शाहबाज सरकार और असीम मुनीर की है। इमरान के बेटे ने कहा कि मिलने के लिए हमें वीजा भी नहीं दिया गया। दरअसल इमरान खान करीब 2.5 साल से अडियाला जेल में बंद हैं, और पूर्व पीएम इमरान पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिसमें उन्हें सजा हुई है। सुनिए जरा इमरान के वकील क्या कह रहे हैं और उनकी बहन क्या कह रही है। इमरान खान के खिलाफ एक जुर्म का इर्तिकाब हुआ है, और ये जुर्म इस रियासत ने किया है। इस जुर्म का चेहरा अब्दुल गफूर अंजुम है। ये नाम हम नहीं भूलेंगे। मुझे इमरान खान साहब की तरफ से खुसूसी हिदायत आई है। सलमान सफदर साहब ने कहा, खान साहब ने कहा है, सलमान राजा को कहो अब्दुल गफूर अंजुम के खिलाफ फौरी मुकदमा दायर। हम आपको कह रहे हैं कि आपने कुछ करना है इमरान खान को रिहा करने के लिए। आप चाहे केपी बंद करें, इनको जो पंजाब में इमरान खान के साथ हो रहा है, आप आए, आपके जो MNAs हैं, MPAs, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आके इमरान खान को, अब बहुत हो गई है। इमरान खान साहब की जब आंख की कंडीशन इतनी गैर हो गई तो उसका इलाज जेल के अंदर मुमकिन ही ना रहा, और उनको बाहर ले जाया गया बगैर वकला को इन्फॉर्म किए, बगैर उनके फैमिली मेंबर्स को इतला दिए। ये जेल रूल्स की भी वायलेशन है। कि खान साहब की सेहत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। फिर इससे मैं समझता हूं हमारे साथ सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हर पाकिस्तानी, पूरे दुनिया का हर बंदा हमारे साथ एग्री करता है कि यस, ये आपका राइट है। पूरे पाकिस्तान में धरने देंगे, बाहर आएंगे। हम तो उनको कह रहे हैं कि हम, हमारे हाथों से निकल गया तो फिर आपसे लोग कंट्रोल नहीं होंगे।
आप इमरान खान साहब की आंख के पीछे लगे हुए हैं, आप इमरान खान साहब के जान के पीछे लगे हुए हैं, आपको पाकिस्तान की कोई फिक्र ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी अभी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। अभी पाकिस्तानियों को कोई भी नहीं रोक सकता। पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को हम भी नहीं रोक सकते, क्योंकि ये इमरान खान साहब की जिंदगी का मसला है। पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जमात के लीडर के जिंदगी का मसला है और इस पर अवाम चुप नहीं बैठेगी। अगर फर्ज करें खैबर पख्तूनख्वा की अवाम निकलती है और वो खैबर पख्तूनख्वा को बंद करती है, तो इसमें मेरी पुलिस उनको रोकेगी नहीं, क्योंकि वो अपना हक मांग रही है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं, लॉरेंस गैंग की तरफ से बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स और स्टार्स को धमकियां मिल रही हैं। उसका ऑडियो भी आया। गैंगस्टर के निशाने पर आखिर बॉलीवुड क्यों है? उन्हें चाहिए पैसा और इसलिए धमकियां मिल रही हैं। लॉरेंस जेल में है, लेकिन उसके गुर्गे बाहर से बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स को धमका रहे हैं। रणवीर सिंह हो, रोहित शेट्टी हो, सलमान खान के रिश्तेदार हो, उनसे पैसों की उगाही कर रहे हैं। खासकर रणवीर सिंह तेरे लिए, रोहित शेट्टी तेरे लिए, टाइम रहते अगर तुम दोनों लाइन के लिए है ना, तुम्हारा वो इलाज करेंगे, तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां बैठेंगी। लॉरेंस के गुर्गे ने एक बार फिर बॉलीवुड को धमकी दी। अमेरिका से हैरी बॉक्सर ने रणवीर और रोहित शेट्टी को सीधी धमकी दी है। पहले सलमान, फिर रोहित शेट्टी के घर पर हमला, अब रणवीर और सलमान के करीबी को धमकी। क्या अंडरवर्ल्ड के निशाने पर बॉलीवुड है? राम राम सभी भाइयों को, मैं हरी बॉक्सर लॉरेंस गैंग से आज का एक वॉइस नोट बॉलीवुड वालों के लिए। मुंबई पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो मुझे लगता है इससे किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। मुंबई पुलिस ये बहुत सक्षम है, ढूंढ कर निकालेगी और ठोकेगी। अब देखिए जरा, गैंगस्टर क्या धमकी दे रहा है और कौन कौन से स्टार्स को धमकी दे रहा है। वो जान रहा है कि स्टार्स के पास पैसा है, उन्हें डरा धमका के उनसे पैसा वसूली की जा सकती है। धुरंधर एक्टर रणवीर सिंह को लॉरेंस गैंग ने धमकी दी। यह है हैरी बॉक्सर। हैरी बॉक्सर ने रणवीर को धमकी दी। उसने कहा, तुम्हारा वो इलाज करेंगे कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। टाइम रहते लाइन पे आ जाओ। बॉलीवुड को बोल रहा हूं, या तो टाइम रहते लाइन पर आ जाना, नहीं तो बाद में देखना हम क्या करते हैं। वॉइस नोट में रणवीर के स्टाफ को नुकसान पहुंचाने की चेतावनी दी। रणवीर से कहा, बात से मुकरो मत, नहीं तो उसकी सजा देंगे। 10 फरवरी को रणवीर सिंह को पहली धमकी मिली थी। मुंबई पुलिस इस मामले की अभी जांच कर रही है। अभिनेता रणवीर सिंह के पास 400 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। रणवीर एक फिल्म के लिए 30 से 40 करोड़ रुपए तक की फीस लेते हैं। उनके पास मुंबई में लग्जरी घर, महंगी गाड़ियां, कई प्रॉपर्टीज हैं। एक्टिंग के साथ रणवीर के विज्ञापन से भी बहुत कमाई होती है। दावे के मुताबिक एक विज्ञापन के उन्हें 3 से 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, जबकि सोशल मीडिया पोस्ट के 80 लाख से ज्यादा मिलते हैं। हैरी बॉक्सर ने रणवीर के साथ ही रोहित शेट्टी को भी धमकी दी। कहा, आप ठीक से आराम से सुनना, तुम और रोहित शेट्टी दोनों। बॉलीवुड को बोल रहा हूं, या तो टाइम रहते लाइन पर आ जाना, नहीं तो बाद में देखना क्या करते हैं। आज पुर्तगाल में फायरिंग करवाई हमने। फिल्म मेकर रोहित शेट्टी के जुहू वाले घर पर फायरिंग हुई थी। रोहित शेट्टी पिछले 23 सालों से बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। रोहित शेट्टी की कुल संपत्ति करीब 280 करोड़ के आसपास है। उन्होंने सिंघम, सूर्यवंशी जैसी बॉलीवुड की कई हिट फिल्में दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जुहू में रोहित शेट्टी की 10 मंजिला बिल्डिंग है। उनके पास लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज जैसी कई सुपर कार मौजूद हैं। साथ ही सलमान के करीबी रिश्तेदार को भी लॉरेंस गैंग ने धमकी दी है। सलमान के बहनोई है आयुष शर्मा से करोड़ों की फिरौती मांगी है। काले हिरण शिकार मामले में लॉरेंस गैंग ने सलमान को धमकी दी थी और इसके बाद सलमान के घर फायरिंग हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक सलमान के पास लगभग 3000 करोड़ की संपत्ति है। वो एक फिल्म करने के लगभग 100 करोड़ रुपए फीस लेते हैं। इसके अलावा उन्हें फिल्म के मुनाफे में भी हिस्सेदारी मिलती है। उनके पास बैंड्रा में फार्म हाउस के साथ ही दुबई में लग्जरी प्रॉपर्टीज हैं। बीइंग स्ट्रॉन्ग नाम पे जिम उपकरण और एक कपड़ों के ब्रांड के मालिक भी हैं सलमान खान। गरीबों की मदद के लिए 2007 में उन्होंने बीइंग ह्यूमन की भी शुरुआत की थी। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा लॉरेंस का गुर्गा कैसे धमकी दे रहा है। राम राम सभी भाइयों को, मैं हरी बॉक्सर लॉरेंस गैंग से आज का एक वॉइस नोट बॉलीवुड वालों के लिए, जितने भी एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जितने भी उन सबके लिए, और खासकर रणवीर सिंह तेरे लिए, रोहित शेट्टी तेरे लिए,
टाइम रहते अगर तुम दोनों लाइन पे नहीं है ना, तुम्हारा वो इलाज करेंगे, तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां बैठेंगी। ठीक है। और रणवीर सिंह, तुझे बहुत ज्यादा शौक है सलाह देने का कि जाओ सर आप एप्लीकेशन दे दो, रिपोर्ट कर दो थाने में। ठीक। और तूने भी कर दी, कोई चक्कर नहीं है। अब सुनो मेरी बात, तुम्हारे नीचे जो भी काम करता है ना, मैनेजर जितने भी लोग काम करते हैं तुम्हारे, इन सबकी डिटेल है हमारे पास, उनके घर की, कब ऑफिस जाते हैं, कब आते हैं, परिवार कहाँ रहता है, सबकी डिटेल है हमारे पास। तुम्हारे को कुछ नहीं बोलेंगे, इनकी ऐसी तैसी करना चालू करेंगे जो तुम्हारे नीचे काम कर रहे हैं, तब तुम्हारी अक्ल ठिकानी आएगी। टाइम रहता है अगर तुम रणवीर सिंह तूने कोई बात बोल के उस बात से तू मुकर गया ना, ठीक है, इसलिए वॉइस नोट छोड़ रहे हैं तेरे को। या तो तू तेरी बात पे वापस आ जा उसी पे, नहीं तो भाई बात पे मुकरने की सजा क्या होती है वो हम तुझे बताएंगे। ठीक। आराम से बैठ के सुनना, तुम दोनों, रोहित शेट्टी और तू, और पूरे बॉलीवुड को ही बोल रहा हूँ। या तो टाइम रहते लाइन पे आ जाना, जिसको भी हम फोन करें। अगर नहीं, ये हैरी बॉक्सर ने धमकी दी रणवीर सिंह को। उसके बाद देखिए, आपको बताऊं ये है कौन हैरी बॉक्सर। ये हैरी बॉक्सर विश्नोई गैंग का सदस्य है दरअसल, और हैरी बॉक्सर का असली नाम हरिचंद है। एक समय हैरी आर्मी और पुलिस भर्ती की तैयारी किया करता था। लॉरेंस गैंग के संपर्क में आने के बाद धमकी देने लगा। जयपुर में हैरी बॉक्सिंग सीखा करता था। इसके बाद उसका नाम हैरी बॉक्सर पड़ गया। हैरी के पिता का नाम गिरधारी जाट है। हैरी बॉक्सर के खिलाफ जयपुर, सीकर, अलवर में केस दर्ज हैं। हत्या, लूट का प्रयास और मारपीट के 10 से ज्यादा मामले। हैरी बॉक्सर इस वक्त अमेरिका में है। उसने डंकी रूट से 2024 में अमेरिका में एंट्री ली। अमेरिका में रहकर हैरी बॉक्सर लॉरेंस गैंग के लिए एक्टिव हुआ। अमेरिका से गैंग के काम को अंजाम देता है। हैरी बॉक्सर की लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल से गहरी दोस्ती है। दोनों के बीच लगातार बातचीत होती रहती थी। पिछले साल कपिल शर्मा के कनाडा कैफे पर भी फायरिंग हुई थी, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। तब भी हैरी बॉक्सर का धमकी भरा ऑडियो सामने आया था। सुनिए जरा, इस धमकी के बाद बड़े बड़े एक्टर्स को धमकी दी जा रही है। मुंबई जैसा शहर है, सुनिए सीएम क्या कह रहे हैं। कोई भी गैंग हो, मुंबई में हम उनको पैर पसारने नहीं देंगे। इससे पहले भी प्रयास जिन्होंने किया, मुंबई पुलिस ने उनको अपनी जगह दिखाई है, और अभी भी कोई भी प्रयास करेगा तो जगह दिखाई जाएगी। कई बार ये ध्यान में आता है कि कुछ पब्लिसिटी लेने के लिए भी ऐसी चीजें की जाती है, क्योंकि जब किसी स्टार के स्टाफ को धमकी मिलती है तो उसकी बड़ी खबर बन जाती है, और फिर वो दिन भर खबर चलती है, उसमें से पब्लिसिटी लेने की भी कोशिश होती है। तो मुझे लगता है इससे किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। तो सीएम फडणवीस भरोसा दिला रहे हैं कि इससे डरने की जरूरत नहीं। एक और खबर है बिहार से आज की बड़ी। जेल से बाहर आ गए पप्पू यादव। पिछले कई दिनों से पटना की जेल में बंद थे पप्पू, और ये वो तस्वीर जिस वक्त वो जेल से बाहर निकले। करतूत को मैं जानता हूं। पहले भी इन्होंने लॉरियंस के मामले में मुझे अपमानित करवाने की कोशिश की थी। इसमें सीनियर एसपी दीपक कुमार और भानु प्रताप सिंह और दो बड़े, एक दिल्ली के नेता और एक बिहार के नेता, 2 नेता, और एक पूर्णिया के नेता, 3 आदमी की बड़ी साजिश थी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने न्यायालय को, जिन्होंने दूध का दूध, पानी का पानी किया। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है एक तानाशाह से जुड़ी, जिस तानाशाह के बारे में दुनिया बात करती है और दुनिया जानती है वो कितना खतरनाक है। किम जोंग ने अपनी उत्तराधिकारी अपनी 13 साल की बेटी को बना दिया है। तानाशाह अपने कारनामों के लिए जाना जाता है। 13 साल की बेटी है, उसका परिवार बहुत कम दुनिया के सामने आता है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें उसकी बेटी नजर आ रही है साथ में। किम जोंग की बेटी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और देखिए जरा, ये है वो बेटी। तानाशाह किम जोंग अब अपनी बेटी को उत्तराधिकारी बनाने जा रहा है। उनकी बेटी का नाम है किम जू ए, जो कि अभी सिर्फ 13 साल की है। किम जोंग पर यह दावा दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने किया है। एजेंसी का कहना है कि किम अपनी बेटी को कूटनीति की ट्रेनिंग दे रहा है,
मिसाइल प्रोग्राम सेना के कार्यक्रमों में बेटी को साथ ले जाता है ताकि उसे सत्ता सौंपने में किसी तरह के सैन्य विद्रोह की स्थिति न बने। पिछले साल सितंबर में बीजिंग दौरे पर भी उनकी नजर बेटी पर थी। इससे दुनिया को संदेश गया कि बेटी ही उनके बाद दूसरे नंबर की नेता बनेगी। वो बेटी को सेना और देश के सामने एक मजबूत नेता की तरह पेश करना चाहता है। 2022 में जब किम जू ए पहली बार दुनिया के सामने आई, जब वो पिता किम के साथ बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च देखने पहुंची थी। इसके बाद फिर 2023 में भी वो कई सैन्य कार्यक्रमों में नजर आई। किम जू ए का जन्म साल 2013 में हुआ। उसकी पढ़ाई घर पर ही हुई है। वो अपनी खास स्टाइल की वजह से नॉर्थ कोरिया में फैशन रोल मॉडल है। किम जोंग उन की बेटी किम जू ए को घुड़सवारी और तैराकी का भी शौक है। वो तानाशाह किम जोंग उन के 3 बच्चों में दूसरे नंबर की बेटी है। किम का बड़ा बेटा 16 साल का है, जबकि तीसरी संतान पर जानकारी नहीं है। कहा यह जा रहा है किम अगले महीने उत्तराधिकारी की घोषणा कर सकते हैं। अब देखिए जरा कि कैसे किम जोंग उन जो है वो अपनी फैमिली के बारे में, अपने परिवार के बारे में ज्यादा जानकारी बाहर नहीं आने देता है। इसलिए उसकी बेटी उत्तराधिकारी बनने वाली है, लेकिन उसका कितना बड़ा खजाना है बारे में जानकारी नहीं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, खास सिक्योरिटी, खास बॉडीगार्ड्स उसके साथ हर वक्त रहते हैं। आइए आपको बताऊं, बात किम जोंग की हो रही है तो देखिए कितनी संपत्ति इकट्ठा कर रखी इस शख्स ने। तानाशाह किम की संपत्ति को दुनिया भर में कई दावे किए गए हैं। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक उसके पास 41,000 करोड़ की संपत्ति है, जबकि कुछ शोधकर्ता उनकी संपत्ति 60,000 करोड़ से ज्यादा की मानते हैं। किम जोंग की सालाना कमाई करीब 830 करोड़ रुपए है। देश की वित्तीय प्रणाली और संसाधनों पर उनका पूरी तरह से कंट्रोल है। कहा जाता है कि उनकी व्यक्तिगत संपत्ति देश की जीडीपी का भी 18% है। उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा विदेशी बैंक खातों में जमा है। चीन, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर जैसे देशों में उनके 200 से ज्यादा खाते हैं। उत्तर कोरिया में भी तानाशाह किम जोंग उन आलीशान जिंदगी जीता है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक देश में उसके 20 से ज्यादा भव्य महल मौजूद हैं। इनमें आलीशान इमारतों के साथ में जमीन के अंदर बने बंकर शामिल हैं। उसके पास 100 से अधिक दुनिया भर की लग्जरी कारों का बेड़ा मौजूद है। इनमें 12 करोड़ कीमत वाली मर्सिडीज कार सबसे खास है, जिसमें वो खुद चलता है। इसके अलावा किम के पास 5 करोड़ वाली रूसी और सीनेट भी है, जिसे रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने उन्हें तोहफे में दिया था। साथ ही उनके पास 12 करोड़ कीमत वाली रोल्स रॉयस फैंटम कार भी है। तानाशाह किम जोंग विदेशी दौरे पर हमेशा अपनी बुलेट प्रूफ ट्रेन में चलता है और इस ट्रेन में 20 से ज्यादा डिब्बे हैं जो पूरी तरह बुलेट प्रूफ और धमाका रोधी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन का प्रति किलोमीटर खर्च 10 से 15 लाख रुपए आता है और इसमें ईंधन, भारी सुरक्षा दल का वेतन और खाना खर्च शामिल है। आइए अब बारी है लाइफ का फंडा की। मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, मुश्किलों में मुस्कुराना जिंदगी है। मतलब परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी हो, हंसना मुस्कुराना कभी मत छोड़िए। लाइफ का यह फंडा दिया है बॉलीवुड की मशहूर और सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक मधुबाला ने। मधुबाला का असली नाम मुमताज बेगम जहां था। वो बेहद गरीबी में पली बड़ी। परिवार की आर्थिक हालत सुधारने के लिए सोचिए वो महज 9 साल की उम्र में अभिनय करने लगी। बचपन से उन्हें दिल की गंभीर बीमारी थी। एक दिन शूटिंग के दौरान वो खून की उल्टियां करने लगी और बेहोश हो गई। तब जाकर उनकी गंभीर बीमारी का पता चला, लेकिन बीमारी और तकलीफ के बावजूद भी मुस्कुराने को मधुबाला ने मानो अपना मंत्र बना लिया था। निजी जिंदगी में मधुबाला को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वो 1-2 नहीं 7 बार प्यार में नाकाम रही। दिलीप कुमार साहब के साथ रिश्ता टूटा तो वो तनाव में थी, लेकिन उन्होंने मुस्कुराना तब भी नहीं छोड़ा। बाद में किशोर कुमार से उनकी शादी हुई, लेकिन दोनों फिल्मों में इतना व्यस्त रहते थे मधुबाला को ज्यादातर अकेले ही रहना पड़ा। वो सेट पर जिंदगी के दर्द छिपाए रहती और मुस्कुराती थी। तबीयत खराब होने के चलते डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी, लेकिन तकलीफ और तनाव को वो काम करके मिटाने में लगी रही। मुगले आजम फिल्म की शूटिंग के वक्त वो इतनी बीमार थी कि चल फिर तक नहीं पाती थी, लेकिन भारी जंजीर पहनकर भी एक्टिंग की। लेकिन महज 36 साल की उम्र में मधुबाला का निधन हो गया। लेकिन अपनी दमदार अदाकारी और संघर्ष से वो खास जगह बना चुकी थी। जिस मधुबाला को बॉलीवुड की क्वीन और वीनस में कहा जाता था, उन्होंने लाइफ का बड़ा अहम फंडा दिया कि जिंदगी चाहे कितने ही
दर्द और चुनौतियां दें। जीने का जज्बा और हंसी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। मुस्कान आंतरिक शक्ति का भी प्रतीक है जो मुश्किल हालात में हार ना मानने की हिम्मत देती है। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाएं, अपनी जिंदगी में उतारें। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए।